सियासत की सेज पर कानून का सामूहिक न्याय के लिए नाकाम ईपीएस पेंशनर्स की उम्मीदें। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि लिखा गया है एक महत्वपूर्ण अखबार के ज़रिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साझा करने वाला हूँ। ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशनर से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं, आप इसको पूरा देखिएगा। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार जी द्वारा ये लिखा गया है, सतीश तिवारी जी द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उनका आर्टिकल है जो कि मैं समझता हूँ सभी को जानना और सभी को पढ़ना चाहिए। विगत पिछले माह जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्षों से लंबित मामलों को लेकर गंभीरतापूर्वक फैसला लेते हुए चीफ जस्टिस की टीम गठित की गई, जिसके तहत कोरोना आपदा को दृष्टिगत रखते हुए निरंतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई जारी है और निरंतर फैसला आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार ईद का चाँद आड़े आ गया और फिर वही अगली तारीख। ये सिलसिला बार बार तारीख का घिनौना खेल बदसूरत निरंतर जारी है। उधर संसद सत्र के दौरान संसदीय कार्य प्रणाली में भी खींचातानी और विपक्ष द्वारा टांग खींचने के संसद न चलने देने जैसे व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सदन की कार्रवाई के दौरान भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के मामले में कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आए, जिससे इससे जाहिर होता है कि देश में न्याय व्यवस्था और जन सामान्य के लिए उदारता का कोई स्थान ही नहीं है। सियासत की सेज पर कानून का सामूहिक दुराचार निरंतर जारी है। सदन की कार्यवाही के दौरान ईपीएस 95 व ईपीएफ फंड कार्यालयों में दर्ज पेंशनर्स के आंकड़ों की सटीक जानकारी न देते हुए गलत जानकारी दी गई। सियासती लोग भी गंभीरता दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मगर क्यों? यह जांच योग्य मामला है। सत्ता सुख की लालसा का क्या यही अभिप्राय बाकी बचा रह गया है? दूसरों पर नियंत्रण और शासन करने से जो सुख प्राप्त होता है उसकी मादकता शराब के नशे के समान होती है। इस स्थिति में मनुष्य का अनोखा संसार से पहुंचकर अपने को दूसरों से ऊंचा मानने और समझने लगता है। इस स्थिति में वह खुद को सर्वाधिक सुखी शक्तिशाली मानता है, परंतु नियामक होने का मद उतर जाने पर वह सत्ता को सारहीन समझता है। 2 अगस्त 2021 को सोमवार को लोकसभा में पी सामी ने लिखित तारांकित प्रश्न 2191 के भाग ख में संदर्भ में श्रम मंत्रालय के गोलमाल जवाब के चलते श्रम मंत्रालय द्वारा पीएफ खातों की संख्या 19,33,91,833 है, परंतु इसी के उत्तर में श्रम मंत्रालय का जवाब था कि जिसमें पीएफ का पैसा जमा होता है उन खातों की संख्या मात्र 4,12,37,377 है। अर्थात बताया गया कुल पीएफ खाता धारक जो पीएफ पेंशन पाने के हकदार हैं और कर्मचारी हैं की कुल संख्या 20% के लगभग है। इसका मतलब यह हुआ कि 80 तक कर्मचारियों का कुल वेतन का 12% पीएफ का पैसा जो उनका वास्तविक हक है उनके खातों में न तो मालिकों अथवा नियोक्ताओं द्वारा पैसा जमा किया जाता है और ना ही सरकार के द्वारा। तो क्या यह धन ठेकेदारों, नियोक्ताओं, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा श्रम विभाग के नुमाइंदों व कर्मचारियों के अधिकारियों को मिली भगत और सांठगांठ के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है? देश पर इसका प्रभाव माल 20% कर्मचारी का पीएफ का पैसा उनके खाते में जमा हुआ, उस पर भारत सरकार की कुल आमदनी 39,493 करोड़ 84 लाख रुपए, जिसमें से गुणांक 59,147 करोड़ रुपए ब्याज खाते धारकों को देना पड़ा। मसलन भारत सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ तथा लगभग 15 करोड़ लोगों के खातों में पैसा जमा नहीं हुआ। वह पैसा आखिर गया कहां, जिससे भारत सरकार को भी 1200 करोड़ रुपए की क्षति हुई है और 15 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहे।
पीएफ श्रम मंत्रालय की सांठगांठ के चलते अरबों खरबों का घोटाला तभी उजागर हो सकता है जब इसकी जांच ईडी और सीबीआई से निष्पक्ष रूप से कराई जाए। मगर क्या यह घोटाला की जांच संभव है? ईपीएस पेंशनर्स की नौका न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच भंवर में फंसी होने के बावजूद भी किनारा तक कैसे पार हो सकती है, कहाँ तक किस्मत जोर दे सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। काल के गर्भ में छिपा है। देखा कितनी बड़ी बात पर कही गई है इस पोस्ट के माध्यम से पीएफ खाता धारकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, ईपीएस पेंशनर्स के लिए, जो कि मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी व्यवस्था का पोल खोलने के लिए यह आर्टिकल काफ़ी है, जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सियासत की सज़ा पर कानून का सामूहिक, ये टाइटल से इस पोस्ट को लिखा गया है। काफ़ी प्रसिद्ध जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके ज़रिए, और मैंने आपके साथ साझा किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा ताकि यह आर्टिकल और भी लोग जान सकें, इस पे जो लिखा है वो है, और अधिक लोग समझ सके, पढ़ सके, और इस परिस्थिति से वो अवगत हो सके कि क्या स्थिति है श्रम मंत्रालय में, क्या स्थिति है ईपीएफओ में, किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, कितने समस्याएँ हैं, लोग जागरूक हो सके। आज के इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।